हेलो बच्चों, हम लोग अभी तक की क्लास में पास्कल का नियम पढ़े हैं। ठीक, और प्रेशर 3 प्रकार का होता है ये पढ़े हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर कैसे मापा जाए, यानी प्रेशर को मेजरमेंट करने के तरीके, यानी दाब को मापने का तरीका। किस चीज से हम दाब को मापते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि दाब होता है क्षेत्र बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और दाब 3 प्रकार का होता है। एक वायुमंडलीय दाब, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक गेज दाब, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में गेज दाब ही कहते हैं, या आमतौर पे दाबांतर कहते हैं। ठीक, और तीसरे प्रकार का दाब है जिसे हम निरपेक्ष दाब यानी एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसमें से वायुमंडलीय दाब को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बैरोमीटर, जिसे बनाया था टोरिसेली ने। और टोरिसेली के नाम पर ही दाब का एक माप टर भी रखा गया। ठीक, दूसरा प्रेशर है गेज प्रेशर, जिसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जो बैरोमीटर के द्वारा मापे गए प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, और बैनोमीटर के द्वारा मापे गए प्रेशर यानी कि गेज दाब, दोनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बैरोमीटर क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि मैनोमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं दाब मापने के लिए। फिर हम लोग इस वीडियो में मैनोमीटर पर आधारित कुछ सवाल करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे फिजिक्स में मैनोमीटर से संबंधित सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर, जिसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? बैरोमीटर ही कहते हैं। ठीक, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर ही कहते हैं। अब बैरोमीटर क्या होता है? तो देखिए, बैरोमीटर को बनाया था टोरिसेली ने। किसने बनाया था? टोरिसेली ने। सबसे पहले बैरोमीटर को बनाया टोरिसेली ने। इंग्लिश में इनका नाम है टोरिसेली। टोरिसेली का फ्लूइड में कई योगदान है, जैसे इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाला। इन्होंने बताया कि अगर किसी बहुत बड़े बर्तन से द्रव किसी छिद्र द्वारा निकल रहा है तो उसका वेग ठीक उसी प्रकार से निकलता है, उसी प्रकार का होता है जैसे कि किसी फ्री फॉल बॉडी का वेग होता है, √2gh। ठीक है, और टोरिसेली ने वायुमंडलीय दाब मापने का एक तरीका डेवलप किया जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर में क्या होता है? एक पात्र लेते हैं बड़ा सा। क्या लेते हैं? मैनोमीटर में एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, यानी कोई वेसल लेते हैं बड़ा सा, और उसमें भरा रहता है कोई द्रव। आमतौर पे ये द्रव कौन सा भरा होगा? तो आमतौर पे ये द्रव भरा होगा पारा। क्या भरा होगा? पारा। ये क्या भरा होगा? पारा। इंग्लिश में कहेंगे मरकरी, हिंदी में कहते हैं पारा। ठीक, क्या कहेंगे? मरकरी। और इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि मरकरी का सिंबल है Hg। ठीक, मरकरी से भरा हुआ एक पारा होता है, मतलब एक बर्तन होता है, पात्र होता है। जरूरी नहीं है कि मरकरी ही हो, लेकिन आमतौर पे मरकरी होता है। और जब बैरोमीटर उन्होंने बनाया टोरिसेली ने, तो पारा ही था। ठीक, फिर इसके अंदर तो क्या करते हैं? एक ट्यूब लेते हैं पहले, और उस ट्यूब में भी क्या करते हैं? पारा भर देते हैं। और जब ट्यूब को पारे से भर करके पारे से ही बने बर्तन में उल्टा डाला जाता है, यानी एक ट्यूब में, पतली नली में पारे से भरे बर्तन को, मतलब नली को जब इस बर्तन में उड़ेला जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि केशिकात्व के कारण, यानी कैपिलरिटी के कारण पारा जो होता है वो द्रव में नीचे की तरफ जाता है, यानी पारा कांच की नली में नीचे उतरता है। और जब नीचे उतरता है
तो जितना पूरा भरा था उसकी तुलना में थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत क्या हो गया, नीचे हो गया। अब जब ये थोड़ा बहुत नीचे हो गया तो ये जगह खाली हो गई, और इस जगह में कोई भी पदार्थ इंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या भरा था, पारा भरा था, वही पारा खाली हुआ है, तो वहां कोई चीज जा नहीं पाएगी, और जब नहीं जा पाएगी तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। ठीक, और ध्यान रखिएगा पारे का जो मेनिस्कस होता है वो ऐसे होता है, यानी कि कॉन्वेक्स नेचर का होता है ऊपर से देखने पर। मेनिस्कस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं नवचंद्रक। अब देखिए इस बिंदु पर मान लिए इस बिंदु का नाम रखे ए, इस पॉइंट का नाम रखे ए, तो ए पॉइंट जहां है उसके जस्ट ऊपर कोई द्रव है, नहीं है, कोई तरल पदार्थ है, नहीं है, कोई गैस है, नहीं है। तो जब ऊपर कोई चीज नहीं है तो वहां का प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, यानी बिंदु ए का प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इस द्रव में 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं बी और एक पॉइंट मान लेते हैं सी। ठीक, अब इस सेटअप को लेकर के हम लोग क्या किए, मतलब टोरिसेली जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इस सेटअप को लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के जब वायुमंडल में रखा, यानी ओपन एयर में रखा, तो ओपन एयर ऊपर हमारे सिर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल के कारण गैसेस हैं ढेर सारी, और इन गैसेस की वजह से एक दाब लगता है जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जब इधर ऊपर से पड़ेगा, ठीक, इस तरफ से प्रेशर कौन सा पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब। ठीक, इसे P0 से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। तो वायुमंडलीय दाब जब इधर सी पर पड़ा तो द्रव दबेगा, और जब द्रव दबेगा तो इसकी वजह से ये हाइट क्या हुई, थोड़ी बहुत और ऊपर उठी होगी। ठीक, अब जब ये साम्यावस्था हो गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम, हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। यानी जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हुई तब बिंदु बी और बिंदु सी का प्रेशर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्कल के नियम के अनुसार किसी स्थैतिक द्रव में एक स्तर पर सभी बिंदुओं का दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बिंदु बी और बिंदु सी स्थैतिक दाब, स्थैतिक द्रव में एक ही बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु बी और बिंदु सी का प्रेशर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अतः बिंदु सी और बिंदु बी का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन बिंदु सी पर तो जो भी प्रेशर है वह वायुमंडल के कारण है, तो इसे कहा गया वायुमंडलीय दाब। और बिंदु बी पर जो भी प्रेशर है वो इस द्रव के कारण है, और कुछ ऊपर अगर होता तो उसके कारण होता, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम है, तो जो भी प्रेशर है वो किसके कारण है, इस ऊंचाई के कारण है, यानी द्रव के कॉलम के कारण है। और ये द्रव कौन सा है, मरकरी है। तो रो, जी और एच, जहां एच यहाँ इसके पृष्ठ से इस मुक्त पृष्ठ का ऊंचाई होगा एच। ठीक, रो किसका, मरकरी का, रो किसका, मरकरी का, और हाइट कॉलम भी किसकी, मरकरी की। ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला, कहाँ पे, सी पे, यानी वायुमंडलीय दाब का फॉर्मूला हो गया, वायुमंडलीय दाब कितना आया, रो जी एच के बराबर। ठीक, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इस चीज का कैलकुलेशन में बहुत महत्व है। ठीक है, अब देखिए रो जी एच, जब इस चीज को इन्होंने अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिकल किया तो पाया कि सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी कहाँ पे पाई जाती है, सी लेवल पे। क्योंकि सी लेवल पूरी दुनिया का सी लेवल का वाटर लेवल क्या होगा, लगभग एक ही होगा, क्योंकि सभी वाटर आपस में कनेक्टेड है, वाटर बॉडी, समुद्र सभी आपस में कनेक्टेड है, तो समुद्रों का वाटर लेवल क्या होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जब यूनिफॉर्म है तो सी लेवल पे जो प्रेशर होगा उसी को स्टैंडर्ड माना गया, यानी समुद्र की सतह पर जो दाब है उसी को स्टैंडर्ड माना गया। और जब समुद्र की सतह पर लेकर गए तो समुद्र की सतह पर
कहाँ, समुद्र की सतह पर, यानी कि ऑन द सी सरफेस, सी लेवल, जो एच आया वो आया कितना, 76 सेंटीमीटर, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं 760 mm, 760 मिलीमीटर, ठीक। अब अगर हम रो ऑफ मरकरी जी और एच की वैल्यू को समुद्र की सतह के लिए वैल्यू रख दें तो P0 का फॉर्मूला हो गया 13.6 गुणे 10 के पावर 3, 76 सेंटीमीटर को 10 के पावर -2 से मीटर में बदल लेंगे, और सॉरी पहले जी लिख लेते हैं, जी की वैल्यू, तो समुद्र की सतह पे 9.81 गुणे इसकी वैल्यू 76 गुणे 10 के पावर -2, सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी एसआई यूनिट यानी पास्कल में आएगी। जब इन सभी चीज को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस तरीके से वायुमंडलीय दाब का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10⁵ पास्कल। इसे क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब इकाई की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है, ठीक। अब क्योंकि ये वाला फैक्टर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, वैसे करता है पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में करेगा, पर डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम इस चीज को लगभग एक मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो जब इसको एक मान लेंगे तो हम लिखेंगे उसे एक बार, क्या लिखेंगे, एक बार, और 1 बार की वैल्यू हो जाएगी 10⁵ पास्कल। 1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁵ पास्कल। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक, अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन जरूर भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सवाल बनते हैं आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नॉर्मल भी बोर्ड एग्जाम्स में भी या स्कूलों के परीक्षाओं में भी, वो कभी कभी कुछ ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए कि टोरिसेली के प्रयोग में बैरोमीटर में पारे की जगह कोई और द्रव उपयोग किए होते या करते या करें तो उस द्रव की ऊंचाई पाइप में या नली में क्या होगी। तो सीधी सीधी बात है कि वायुमंडलीय दाब तो द्रव पर आधारित है नहीं, वो तो वही रहेगा। तो जब वायुमंडलीय दाब इधर फिक्स है और इधर रो जीएच की वैल्यू चेंज करना है तो रो यानी घनत्व चेंज हो जाएगा। जब घनत्व चेंज हो जाएगा जी वही रहेगा तो एच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो मान लिया मरकरी का कॉलम है तो 76 सेंटीमीटर होगा। अगर मरकरी का कॉलम नहीं है, किसी अन्य द्रव का कॉलम है, तो आप उसके घनत्व को रख करके जी को रख करके एच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे पानी के लिए ये लगभग 10 मीटर के आसपास आता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है सिर्फ 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, जबकि पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बैरोमीटर के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मैनोमीटर। ठीक, तो अब हम आते हैं किस पर, मैनोमीटर पर। मैनोमीटर है क्या, मैनोमीटर एक तरीके से गेज दाब मापी है। क्या है, गेज दाब मापी, यानी गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, उसे कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर अगर देखें तो किस प्रिंसिपल पर आधारित होगा, तो पास्कल के सिद्धांत पर ही आधारित होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। इसको हिंदी में कहें तो दाब मापी कह सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक मैनोमीटर क्या होता है। एक मैनोमीटर में यू के आकार का, किस आकार का, यू के आकार का एक नली होता है। यू के आकार की एक क्या होती है, यू के आकार की एक नली होती है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद सभी जगह पे बराबर होता है। जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी जगह पे बराबर होता है। यानी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का एक ट्यूब होता है जिसका आकार यू शेप का होता है। वाई ओ यू वाला यू नहीं, यू वाला, यू फॉर अम्ब्रेला वाला यू, नहीं तो यूट्यूब बना दीजिए। ठीक है। अब देखिए जब यू शेप का है तो इसके अंदर कोई द्रव भरा रहता है। आमतौर पे हम लोग जो द्रव लेते हैं वो लेते हैं पारा। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला, पारे का घनत्व ज्यादा होता है। पारे का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। पारे का घनत्व जब ज्यादा होता है तो ऊंचाई कम उठती है, तब भी वैल्यू ज्यादा मेजर कर सकते हैं। और दूसरा कारण है कि पारा कांच की नली को भिगाता नहीं है, इसकी वजह से पारा ऊपर नीचे होने पर साफ साफ दिखाई देता है। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट यू आकार का कांच का नली होता है जिसमें कोई द्रव भरा रहता है। आमतौर पे पारा भरा रहता है। आमतौर पे क्या भरा रहेगा, पारा भरा रहेगा, यानी मरकरी भरा रहेगा। ठीक है। अब देखिए जब मरकरी भरा हुआ है और इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, क्या किए हुए हैं, दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी ओपन टू एटमॉस्फेयर। दोनों सिरे कैसे हैं, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन एंड्स है। तो जब ओपन एंड्स हैं तो इधर से कौन सा प्रेशर लगेगा, वायुमंडलीय दाब। इधर से भी कौन सा प्रेशर लगेगा, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी दोनों तरफ का प्रेशर समान है। अगर दोनों तरफ का प्रेशर समान होगा तो इसमें मरकरी के लिक्विड के कॉलम का जो हाइट होगा वो लेवल भी क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो हम प्रेशर मेजर करेंगे किसका, तो जब किसी चीज का प्रेशर मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस मान लो इस ट्यूब, हमको क्या करना है, किसी डिब्बे का, किसी बर्तन का हमको प्रेशर मेजर करना, तो हम उस बर्तन को इसके मुंह से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब मान लिए हमको यहाँ पे प्रेशर है PA और हम यही मेजर करने जा रहे हैं, हमको यही मेजर करना है। इसमें कोई चीज भरी हुई है, कोई गैस भरा हुआ है, कोई चीज भरा, कुछ भी भरा हुआ है। जैसे आपकी गाड़ी के टायर के ट्यूब का प्रेशर नापना है, या और कोई चीज ले लीजिए, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम में पाइप का प्रेशर नापना है। ठीक है, तो किसी चीज का प्रेशर नापने के लिए हम जिसका प्रेशर नापना होगा उसे यूट्यूब के एक एंड पर जोड़ देंगे। ठीक, और दूसरे एंड को खुला या बंद रख सकते हैं। अभी हम खुला रखेंगे। तो खुला जब रखेंगे तो क्या होगा, जब ये प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो ये लिक्विड नीचे दबेगा, तो इधर लिक्विड ऊपर उठेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेशर कम हो तो ये साइड ऊपर उठेगा और ये साइड नीचे जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि अगर ए साइड ज्यादा है, ए पर प्रेशर, तो इसके वाटर के इसके लेवल की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसके लेवल की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी, और इसके लेवल की वैल्यू थोड़ी बहुत उठ जाएगी। ठीक है, अपने आप जब उठ गया तो कुल अंतर, जब साम्यावस्था आ गई तो मान लीजिए दोनों साइड के बीच अंतर कितने का है, h का। दोनों साइड के बीच अंतर कितने का है, h का। तो हम मैनोमीटर का समीकरण लिखेंगे, और मैनोमीटर का जब समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, PA। भाई इस बिंदु पर मान लिए, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, P नहीं रखते हैं, C। और इसी के बराबर यहाँ वाली हाइट का नाम रख देते हैं D। ठीक, तो C का जो प्रेशर होगा और D का जो प्रेशर होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। कहिए क्यों, क्योंकि पास्कल के नियम के अनुसार साम्यावस्था में किसी द्रव में एक ही स्तर के सभी बिंदुओं पर प्रेशर क्या होता है, समान होता है। तो C और D एक ही लिक्विड के
एक सरफेस में है तो सी और डी का लेवल क्या होगा, बराबर होगा प्रेशर का। तो पीसी और पीडी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब पी सी पर तो प्रेशर पीए की वजह से है, तो सी पर जो प्रेशर है वो पीए की वजह से है, बराबर। डी पर जो प्रेशर है उसमें कुछ हिस्सा वायुमंडल के कारण है, बाकी हिस्सा इस ऊंचाई के कारण है। तो वायुमंडल के कारण हो गया P0 और इस ऊंचाई के कारण हो गया रो जी एच। तो हमारा टोटल प्रेशर ए का हो गया रो जी एच, टोटल प्रेशर हो गया रो जी एच। अब आप कहेंगे कि सर मैनोमीटर ने कौन सा नापा, तो मैनोमीटर ने नापा सिर्फ कौन सा, ये एच वाला, ये रो जी एच वाला। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। P0 को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रो जी एच को क्या कहते हैं, रो जी एच को कहते हैं गेज प्रेशर, क्योंकि यही हमको अंतर के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लोग जानते हैं, कई बार मैं खुद बोल चुका, वायुमंडलीय दाब। और गेज दाब को गेज दाब ही बोलते हैं या दाबांतर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दाबांतर आया रो जी एच, जिसमें रो इस द्रव का घनत्व है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, द्रव की ऊंचाई है। अब अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी वजह से बदलती है तो इस ऊंचाई में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि हम लोग इक्वेटर पर कोई प्रयोग कर रहे हैं और वही प्रयोग पोल पर कर रहे हैं उसी बर्तन का प्रेशर नापने के लिए। तो इक्वेटर पर जो प्रेशर होगा, स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो कम होती, वो क्या होती है, कम होती है। और पोल पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। उस केस में इक्वेटर पे जो ऊंचाई होगी वो ज्यादा होगी और पोल पर जो ऊंचाई होगी वो कम होगी, ठीक है, क्लियर है। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन आमतौर पे पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर हम ये चीज को सेम मानते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू को सेम मानते हैं, ठीक। स्मॉल जी की दो वैल्यूज आमतौर पे यूज करते हैं, 9.8 या 9.81, या सवालों में अक्सर दिया रहता है जी की वैल्यू 10। तो आप अपने डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एच की स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं उस केस में आपको ध्यान देना होगा कि क्या यह दिया है कि जी बराबर 10 लेना है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो नहीं लेना है। तो क्लियर हो गया, एटमॉस्फेरिक मैनोमीटर क्लियर है। अभी दो बातें हैं, अगर पीए ज्यादा होगा तो ये वैल्यू अपने आप किसमें आएगी, निगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में। और अगर पीए कम होगा तो ये वैल्यू अपने आप किसमें आएगी, निगेटिव में। कैसे जानेंगे, अगर पीए की साइड पे लिक्विड नीचे गया है और इधर ऊपर उठा है, इसका मतलब पीए ज्यादा था। और अगर पीए की साइड लिक्विड ऊपर उठा है और इधर की साइड लिक्विड दबा है तो इसका मतलब था पीए कम था। जैसे जब हम लोग फ्रूटी या किसी चीज में एक्स्ट्रा पाइप लगा करके और खींचते हैं ऐसे, तो क्या होता है, हम जब इसको खींचते हैं, ठीक, तो हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए वो जो लिक्विड है ऊपर की तरफ उठता है और हमारे मुंह में चला जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और जब हम फूंकते हैं तब फूंकते हैं तो हमारे अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम, ये मैनोमीटर का है डिटेल। अब मैनोमीटर ध्यान रखिए, मैनोमीटर कांच के यू आकार की एक नली होती है जिसके अंदर सामान्यतः द्रव या आमतौर पे पारा भरा होता है, ठीक है। कोई भी द्रव भर सकते हैं लेकिन सामान्यतः कौन सा द्रव भरा होता है, पारा भरा रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखिए ये क्वेश्चन है, इन फिगर a liquid of relative density s equals to 0.85 is filled in the manometer
If the atmospheric pressure is 100 kilopascal, then find the pressure in the tank with gas inside. इस टैंक के अंदर गैस भरा है, इस द्रव को मरकरी की जगह कोई और द्रव यूज किया गया है और उस द्रव का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी है 0.85, जिसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, उसको कभी कभी कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, इसीलिए एस से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दिया है 100 किलो पास्कल, यानी P0 की वैल्यू दिया है 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल मतलब 100 इंटू 10 पावर 3 पास्कल, जो हो गया कितना 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए गैस का प्रेशर नापना है तो गैस के प्रेशर के लिए यहाँ के लिक्विड का प्रेशर और इस लेवल पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इस दोनों लेवल पर प्रेशर सेम है तो मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ए का प्रेशर बराबर होना चाहिए बी के प्रेशर के। ए का प्रेशर गैस की वजह से है तो बराबर हुआ पीबी, बी का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस इस हाइट की वजह से होगा तो P0 प्लस रो जी और एच। क्लियर है, P0 प्लस रो जी एच। P0 की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 पास्कल प्लस रो कितना है, तो रो के लिए आपको दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उस पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई जल का घनत्व। तो उस पदार्थ का घनत्व कैसे निकालेंगे, जल का घनत्व गुणे RT, और जल का घनत्व होता है 1000 गुणे RD यानी 0.85। जी की वैल्यू चाहे 10 ले सकते हैं चाहे 9.81, हम लोग 10 ले रहे हैं। और H कितना है 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि हर चीज ऐसा यूनिट में होनी चाहिए हमेशा। तो 10 पावर 5 प्लस 100 मतलब 1000 और 10 कितना हो गया 10 पावर 4 और एक ये 0 10 पावर 5 कितना हो गया 10 पावर 5 इंटू 0.85 और 4 का मल्टीप्लाई तो 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 8 जा 32 और 2 34, 2 के बाद डेसिमल तो 3.40 इंटू 10 पावर माइनस 2 है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब एक चीज सोचिए, इस 10 पावर 5 को हम क्या लिख सकते थे 100 किलो पास्कल, तो 100 इंटू 10 पावर 3 लिख ही सकते थे, वापस से लिख देना है क्योंकि 10 पावर 5 और 10 पावर माइनस 2 मिलके 10 पावर 3 हो गए, तो 3.4 इंटू 10 पावर 3, फिर 10 पावर 3 कॉमन है तो 100 प्लस 3.4 कितना हो गया 103.4 किलो पास्कल। तो गैस का प्रेशर कितना आया 103.4 किलो पास्कल। गैस के अंदर बल्ब में प्रेशर कितना आया 103.4 किलो पास्कल। ठीक है, देखिए हम लोग के पास एक दूसरा क्वेश्चन है, फिगर देखिए ध्यान से और समझिए। कैलकुलेट स्मॉल h इन द U2 इन द फिगर। डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से इस हाइट तक H हाइट तक ऑयल है, फिर मरकरी है और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और फिगर में दिया हुआ है इधर का साइड और इधर का साइड का लेवल सेम है। ठीक, जहां पे मरकरी का लेवल खत्म हो रहा है वहां से कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइट है टोटल 20 सेंटीमीटर और इस साइड टोटल ऑयल की हाइट है सिर्फ
एच सेंटीमीटर होगा ही, सेंटीमीटर में ही। अब हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो कैसी दी हुई है। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन टू बी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो सीरियस यूनिट है घनत्व की, और हम इसे लिख सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम जहां लिखा हुआ है 0.9 ग्राम, उसको हम लिख सकते हैं 900 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इक्वल टू 1.6 ग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया, Hg का हो गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 13.6 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब। अब मैनोमेट्रिक इक्वेशन जब लगाएंगे तो दोनों साइड पर हम लोग देखेंगे कि कहां पे प्रेशर सेम हो सकता है, कहां पे प्रेशर सेम होगा। तो सेम नेचर के लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो इसके बराबर यहाँ पे जो हाइट है वो ये वाली है, और यहाँ हाइट है ये वाला। इसका नाम रख दीजिए, मान लिए कहीं ए यूज नहीं हुआ है, ए, और इसका नाम रख दीजिए बी। ए का प्रेशर बराबर होना चाहिए किसके प्रेशर के, बी के प्रेशर के, ठीक। पास्कल के नियम से स्थैतिक द्रव में एक ही लेवल पर सभी बिंदुओं पर स्थित, एक ही स्तर पर स्थित बिंदुओं के प्रेशर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ ए का प्रेशर और बी का प्रेशर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से इस हाइट तक टोटल 20 है, ये h है, तो ये बचा कितना, ये बचा 20 माइनस h, ठीक, 20 माइनस h सेंटीमीटर में, ठीक, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। अब सिंपल सी बात है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर ही h और ये 20 माइनस t, तो इधर का प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक, और इधर भी है एटमॉस्फेरिक, कॉमन है, हटा दे रहा है उसको, तो सिर्फ लिक्विड का चेक करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल स्मॉल g इंटू हाइट प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि इस वाले पे क्या है, मरकरी है, इंटू जी इंटू हाइट कितना है 20 माइनस h सेंटीमीटर, ठीक है। और उस तरफ इक्वल कर दें तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ CCl4 इंटू जी इंटू h जो है 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल होगा, इधर का यूनिट सेंटीमीटर जो भी है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, कॉमन होके कट जाएगा, जी सब में कॉमन है, कट जाएगा। h की वैल्यू यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे ये वाली वैल्यू रखना चाहें, CGS वाली रख सकते हैं, चाहे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो हम लोग कौन सा रख लेते हैं, तो हम लोग जो दिया है वही यूज कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ये पर ये ध्यान रखना है, ऑयल की डेंसिटी कितनी है 0.9 इंटू उसका हाइट h नहीं पता, प्लस मरकरी का 13.6 इंटू उसका हाइट 20 माइनस h, और इट शुड बी इक्वल टू 1.6 इंटू 20। सॉल्व कर लीजिए, 0.9h प्लस 13.6 इंटू 0 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक, और 2 1 जा 2, डेसिमल कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, माइनस 13.6h बराबर 16 दूनी 32, तो 320 यानी 32, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, h के लिए इक्वेशन बनाना है, तो इसको इधर भेजिए, h को इधर भेजिए, और जो वैल्यू इधर आने लायक है भेज दिए, तो हमारे पास बचेगा क्या, 272 माइनस 32 इक्वल टू 13.6h माइनस 0.9h, तो h को कॉमन ले लिए, ये हो गया।
जिसको घटाएं 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 240 डिवाइडेड बाई 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16 में से 9 गया 7, बचा 2, 2 में से 0 गया 2 और 1 12.7 बराबर h। अब जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया मैनोमीटर का। सवाल कैसा भी हो लगेगा इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस लेवल पे प्रेशर सेम हो सकता है, उसके ऊपर इधर क्या है और उसके ऊपर इधर क्या है। अच्छा, मान लीजिए ट्यूब बंद कर दिए तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या ऊपर कोई एयर ट्रैप हुई है। अगर एयर ट्रैप हुई है तो एयर के ऊपर या नीचे जाने से फिर बॉयल के नियम के अनुसार टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हुए सवाल करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमें, अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पर भी आधारित वीडियो ला करके बॉयल के नियम के साथ सवाल कर लेंगे। अन्यथा जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को फिर से वापस लाएंगे, क्यों? वहां पे बॉयल्स नियम पर आधारित सवाल रहेंगे। क्लियर है? चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास बंद करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, एम्स 2006 में पूछा हुआ। एम्स का पेपर होता था पहले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अलग पेपर होता था। अब तो आपका नीट के थ्रू ही होता है, टॉप रैंकर्स जाते हैं हम। एम्स का अलग पेपर होता था, उसमें क्वेश्चन है कितना बेसिक से सवाल बनाया हुआ है और कितना डेली लाइफ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। बाई सकिंग थ्रू ए स्ट्रा, पाइप जो होता है जिससे पाइप कुछ पीते हैं, बच्चे पीते हैं, स्टूडेंट कैन रिड्यूस प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm ऑफ Hg। रो ऑफ Hg दिया हुआ है, जो हम लोग वैसे भी जानते हैं। यूजिंग द स्ट्रा ही कैन ड्रिंक जूस फ्रॉम ए कंटेनर अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ, अधिकतम कितनी गहराई तक के बर्तन से वो जूस पी सकता है स्ट्रा की सहायता से, अगर वो स्ट्रा से, पाइप से कोई चीज को खींचते हुए, सक्शन करते हुए अपने लंग्स के प्रेशर को 750 mm ऑफ Hg तक गिरा सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर वो अपने लंग्स के प्रेशर को 750 mm ऑफ Hg तक कम कर रहा है तो वो प्रेशर पहले कितना था। जैसे हम लोग नॉर्मली जब सांस लेते हैं सामान्य स्थिति में तो हमारे लंग्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम होता होगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन जब हम सक्शन करेंगे तो हमारे लंग्स में प्रेशर घटेगा, मैंने अभी वीडियो लेक्चर के दौरान भी बताया था। अब 750 mm ऑफ Hg हो गया, यानी पहले कितना रहा होगा, तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, यानी कितना सक्शन क्रिएट किए हैं हम, तो वो सक्शन क्रिएट कितना हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर इन लंग्स। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक, माइनस लंग्स का प्रेशर हो गया 750 mm ऑफ Hg। इस स्थिति में 10 mm ऑफ Hg के लेवल का क्या आया है, अंतर आया है। ठीक, अब कह रहा है ही कैन ड्रिंक जूस फ्रॉम ए कंटेनर अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ, और मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है जूस का जो क्या है डेंसिटी ऑफ जूस इज इक्वल टू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ जूस इज 10³ kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, इसी प्रेशर डिफरेंस से तो हम सक्शन क्रिएट करेंगे, और जब सक्शन क्रिएट करेंगे तो लिक्विड ऊपर उठेगा स्ट्रा में, जैसे मान लीजिए स्ट्रा है तो खींचे हैं तो लिक्विड ऊपर उठेगा। हमारे द्वारा जो सक्शन क्रिएट किया गया है उसी प्रेशर के बराबर प्रेशर के हाइट का तो लिक्विड उठेगा। इसका अर्थ हुआ कि जिस हाइट पर वो जूस उठेगा, यानी डेंसिटी ऑफ जूस इंटू जी इंटू हाइट ऑफ जूस, जितना हाइट का उठ सकता है
वो इक्वल होगा किसके, इसी डेल्टा पी के, यानी 100 mm ऑफ 10 mm ऑफ Hg के। क्लियर है? तो हाइट ऑफ जूस कितना होगा, जी से जी कट जाएगा तो 10 तो रहेगा ही mm। डेंसिटी किसकी, मरकरी की, इंटू जी, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा और तो इसको हटा दे रहे हैं, और रो ऑफ जूस कहाँ चला जाएगा, नीचे। रो ऑफ जूस कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब हम लोग जानते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 के इक्वल होता है। तो ऊपर हो गया मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और नीचे हो गया जूस का 1, तो हो गया 10 mm इंटू 13.6 जो हो जाता है 136 mm। कितना हो जाएगा, 136 mm। आंसर हमारा mm में है ही नहीं, तो 136 mm को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, जो 13.6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी प्रेशर कितना हुआ, 13.6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में। तो अब हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली के प्रमेय और लिक्विड के फ्लो के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में। इस चैप्टर को और आगे डेप्थ में ले जाने के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।